अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a cavity of a conductor। अगर एक कंडक्टर के भीतर कुछ पार्ट काट के हटा दिया गया है और वहाँ एक रिक्त स्थान बन गया जिसको हम टेक्निकली कैविटी कहते हैं, तो उस कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अलग अलग चार्ज के पोजीशन दे करके कैलकुलेट करने सीखनी है। कैविटी कैसा है? तो जैसे मान लो कि ये एक कोई भी शेप साइज का मान लो कंडक्टर है और इसके भीतर में एक ये रिक्त स्थान है, ये कैविटी है, और बाकी जो स्पेस है, ये जो बाकी स्पेस बच गया, दैट इज अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये जितने भी हैं। और हमें जो इंटरेस्ट है कि इस कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम इस बात को कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम कंडीशन लेते हैं कि अगर हम इस कंडक्टर में कुछ चार्ज दे देते हैं, अगर हम इस कंडक्टर में कुछ चार्ज अगर इंजेक्ट कर देते हैं, मान लो कि इस कंडक्टर में हम अगर कुछ चार्ज Q दे देते हैं, तो इस कैविटी के अंदर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। पहला कंडीशन लेते हैं, व्हेन ए चार्ज Q इज गिवन टू दी कंडक्टर, तब इस केस में क्या घटना घटती है, ठीक है। तो जो हम इसमें चार्ज दिए, अभी जो हम लोग थोड़ा देर पहले इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि टोटल चार्ज ट्रांसफ़र, कि अगर किसी कंडक्टर के भीतर में अगर कोई कंडक्टर है और उसके बाहर एक कंडक्टर है और वो एक भीतर में पड़ा हुआ है और उसके पास अगर चार्ज Q है, और अगर हम भीतर वाले को बाहर वाले के साथ एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है, और पूरी चार्ज जो भीतर के कंडक्टर में है वो बाहर के सतह पर आ जाता है, बाहर के कंडक्टर के बाहरी सतह पर आ जाता है। फिर भी वहाँ तो हमने जो कैलकुलेशन की थी वो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में की थी, पोटेंशियल की सहायता से हमने सारा कैलकुलेशन किया था। अब हम यही चीज़ को यहाँ पर गॉस लॉ लगा करके भी आपको हम सिखाना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, हमें नहीं पता है कि जो हम चार्ज दिए हैं, चार्ज तो देखो ये भीतर जो हवा है वहाँ तो रहेगा नहीं, चार्ज या तो ये मटेरियल के अंदर में धंसा रह सकता है, नहीं तो ये जो कंडक्टर के ये बाहरी सतह पे रह सकता है, नहीं तो ये इस कैविटी की जो इनर सरफेस है वो यहाँ हो सकता है। तो 3 जगह है चार्ज के रहने के, एक यहाँ या यहाँ या यहाँ, या तीनों बटके रह सकता है। माने चार्ज कहाँ रहेगा ये हमें डिसाइड करनी है। तो हम मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ पर कुछ भी अमाउंट में Q है। हम पहले चेक करना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर चार्ज होगा कि नहीं, इस सतह पर चार्ज होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक चार्ज यहाँ पर Q मान लिए और देखना चाहते हैं कि Q यहाँ पॉसिबल है कि नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ Q मान लिया और बाकी दोनों जगहों पर जो रेस्ट चार्ज कितने बचेंगे, Q माइनस स्मॉल q, यहाँ या यहाँ कहीं पर भी। तो यहाँ पर मान लो कि Q चार्ज ले लिए हैं और अब हम देखना चाहते हैं कि इसका मान क्या होगा, मतलब कि इस कैविटी के इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा। तो हम एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ये आप जो भी डैश डैश लाइन से देख रहे हो दैट इज अ गॉसियन सरफेस। तो आप ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, तो ये गॉसियन सरफेस देखिए कहाँ कहाँ से पास किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इन सब जगह से ये गॉसियन सरफेस गुजर रहा है।
और ये सारे जो पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट्स कहाँ पर अवस्थित हैं? तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं कंडक्टिंग मटेरियल के भीतर अवस्थित है, और कंडक्टर के भीतर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। तो इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान गारंटी 0 होगा ही होगा। कंडक्टिंग मटेरियल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही होना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होना ही होना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट dA इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, तो ये जो गॉसियन सरफेस ऐसे जगहों से गुजर रहा है जहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो 0 हो गया भाई। और अगर ये 0 हुआ तो 0 गुना समथिंग 0, तो लेफ्ट साइड आपके 0 आ जाएंगे और राइट साइड आ जाएंगे Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और आप यहाँ से Q इनक्लोज्ड का मान निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, और Q इनक्लोज्ड इसमें क्या है? तो स्मॉल q, तो आप इस की जगह पर Q लिख सकते हैं। तो Q का मान 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज जो हम इसको देंगे तो उस चार्ज में से कोई भी पार्ट इस कैविटी के इनर सरफेस पर नहीं जाएगा। that has proved by potential also, and now it is proved by Gauss law also. अब कहना है कि क्या इस मटेरियल में चार्जेज होंगे? तो आइए चेक कर लेते हैं। हम इस गॉसियन सरफेस को हटाते हैं और फिर इस मटेरियल में चार्ज होगा या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ये वाली बाउंड्री के साथ सटते हुए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। नाउ द गॉसियन सरफेस इज दिस। ये कंडक्टर के भीतर से ही ड्रॉ किया हुआ एक गॉसियन सरफेस है। ये कंडक्टर के भीतर से ही खिंचा हुआ सा गॉसियन सरफेस है, याद रखिएगा। ये जो गॉसियन सरफेस है वो कंडक्टर के भीतर से ही खिंचा हुआ है। तो ये फिर वही नियम फॉलो करेगा कि इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 होंगे तो इसके भीतर में चार्ज इनक्लोज्ड का मान 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है। तो अंदर में तो नहीं हो सकता, ये बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये गॉसियन सरफेस लिया, हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 हुए, 0 गुना समथिंग 0, चार्ज इनक्लोज्ड विल बी 0। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में नेट चार्ज नहीं होगा भाई। तो अब प्रश्न उठता है कि जो हम चार्ज दिए फिर कहाँ जाएगा? तो जो हम चार्ज दिए हैं वो चार्ज इस कंडक्टर के सतह, बाहरी सतह पर जाएगा। ठीक है, तो जो हम इस कंडक्टर को चार्ज दिए हैं वो इसके बाहरी सतह पर जाएगा। तो यहाँ से ये एक बात निकल कर आया कि द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, ये हम देखो कई बार बोले हैं कि कंडक्टर में जो हम चार्ज देंगे वो उसके बाहरी सतह पर जाता है। नाउ इट इज प्रूव्ड द चार्ज गिवन, चार्ज छूट गया, द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर resides at its outer surface। जो हम कंडक्टर में चार्ज देंगे वो चार्ज कहाँ जाके रहेगा? तो वो उसके आउटर सरफेस पर रहेगा। होल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विल रिसाइड एट द आउटर सरफेस। ठीक है, तो यहां पर तो चार्ज हट गया। अब प्रश्न उठता है कि अब सारे चार्ज कहाँ आ गए? इसके बाहर के सतह पर। और बाहर के सतह पर जो चार्ज कैसे होंगे ये भी हमने आपको सिखाया था कि जहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, ये भी सिखाया था। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ का घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ का घनत्व कम होगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप इस बात को तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो चार्ज Q दिए हुए हैं, तो ये जो सतह पर जो चार्ज का फैलाव लेगा तो वहाँ पर जहाँ पर नुकीलापन ज़्यादा निकला हुआ है वहाँ के चार्ज के घनत्व ज़्यादा होंगे, जहाँ पर सीधा सपाट सतह दिख रहा है वहाँ पर चार्ज के घनत्व कम होंगे। तो ये बातें होंगी।
अब प्रश्न उठता है कि क्या इस चार्ज की वजह से इस कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो हम एक कैविटी के अंदर में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर में क्या कोई चार्ज इनक्लोज्ड है? नहीं है। तो चार्ज इनक्लोज जीरो, जीरो बटा समथिंग जीरो, तो राइट हैंड साइड जीरो। तो यहाँ से जब हम इसको इलोबरेट करेंगे, ई बाहर आ जाएगा, डी ए का मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस है, और दाएं साइड तो जीरो टर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो आ जाएगा। बाई द सेम गॉस लॉ कैलकुलेशन यू विल फाइंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity due to the charge given to conductor। जो हम कंडक्टर को चार्ज दिए हैं, उस चार्ज की वजह से इस कैविटी के रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये बातें हो गई, तो हम इसको हटा देते हैं, समझते चलिएगा चीज़ों को जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तीसरी बात कि अगर हम इस कैविटी के रीजन में, ये जो कैविटी का जो सतह है, अगर हम एक पॉइंट को यहाँ ए बोलें, एक पॉइंट को मिडिल पॉइंट को बी बोलें, एक पॉइंट को यहाँ सी बोलें, एक पॉइंट को यहाँ डी बोलें, एक पॉइंट को यहाँ ई बोलें, हमने सभी पॉसिबल जगह पर पॉइंट कंसिडर किया। एक कैविटी के सेंटर पे, एक कैविटी के किसी भी पॉइंट पे जो सी पॉइंट है, एक इसके सरफेस पे ए पॉइंट है, एक कंडक्टर मटेरियल के भीतर है डी, और एक कंडक्टर के सरफेस पर है ई। चार्जेस जो है वो सतह पर है क्यू, और अलग अलग जगह पर जो चार्ज के घनत्व हैं अलग अलग हैं, ये बात समझिएगा। क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्फीयर होता तो सतह पर सब जगह के रेडियस ऑफ कर्वेचर समान होते, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी समान होती। लेकिन ये परफेक्ट स्फीयर नहीं दिख रहा है, तो अलग अलग जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगा। परंतु मेरा ये प्रश्न है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा? देखिए ध्यान से और बताइए। तो इसका जवाब है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम होगा, क्योंकि यहाँ 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 ये देखो, ये पॉइंट तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही होना है। यहाँ पर भी ये पॉइंट जो है वो इस कैविटी के अंदर में है, ये भी बी जो है कैविटी के अंदर में है, ये भी कैविटी के ही भीतर है या सरफेस पर है, तो इन सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान जीरो होंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू या बी या सी या डी या ई, इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान क्या हैं? जीरो हैं। और पोटेंशियल ए का, बी का, सी का, डी का, ई का आपस में बराबर है। श्योर? तो इस सभी जगह के पोटेंशियल समान होंगे, और वो किसके बराबर? सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा, और सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान जीरो होंगे। इस पर्टिकुलर अवस्था में जब हम चार्ज को कंडक्टर के भीतर इंजेक्ट किए हैं, उस चार्ज की वजह से ये सारी बातें होंगी। तो अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें, इस पॉइंट को हटा देते हैं, अगर हम आपसे ये पूछें कि मान लो कि हम इस कैविटी के अंदर में कोई एक स्मॉल चार्ज रख देते हैं और एक चार्ज इस कंडक्टर को दे देते हैं, तो क्या इस चार्ज का, कंडक्टर में जो चार्ज Q है और ये जो चार्ज स्मॉल q है, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका जवाब है कि भाई इस चार्ज की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के रीजन में पहुंचा ही नहीं, और जब इस चार्ज की वजह से कैविटी के रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स लगाता है, तो इसकी वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं होगा, और जब इसकी वजह से इस पर फोर्स नहीं होगा तो इसकी वजह से इस पर भी फोर्स नहीं होगा। देयर विल बी नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। फोर्स पता लगाने से सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने के लिए लायक हो जाएगा, फोर्स लगने लग जाएगा। तो फोर्स के डिस्कशन से बेहतर है आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा लो, वहाँ से आपको फोर्स का पता चल जाएगा। तो हम अपने इस अब यहाँ पर तो हम अपने इस पर्टिकुलर डिस्कशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन पर ज़्यादा महत्व देंगे। तो पहला हमने कंडीशन लिया कि अगर हम एक चार्ज को इस कंडक्टर में देंगे तो कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मटेरियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही होगा। और रहा बात आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। और हमने सिखाया भी है कि इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से सिखाया हुआ है। अगर इस जगह पर लोकल जगह पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हम प्रूव किए, ये हम निकाले हुए हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर में होगा लेकिन अंदर में नहीं होगा। अब हम एक चार्ज तो अभी कंडक्टर में दिए हैं, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि अब हम इस कंडक्टर में चार्ज नहीं देते हैं, हम चार्ज बाहर रखते हैं। When a charge Q is given outside the conductor, when a charge is given, दूसरा पॉइंट है outside the conductor, this is the condition। मतलब मेरा ये कहना है कि अभी हम यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, भीतर कैविटी के अंदर में कोई चार्ज वगैरह नहीं है, याद रखिएगा। जो अभी हम कंडीशन लेने वाले हैं, इस कंडीशन में जो हम चार्ज देंगे वो इस मटेरियल को नहीं देंगे, ना ही कैविटी के अंदर में देंगे। जो चार्ज है वो यहाँ है, बाहर में है। तो ये जो बाहर में चार्ज है वो वहीं पर बैठे बैठे अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा। ये अपना इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, ऐसे जैसे अपना छोड़ता है वैसे छोड़ेगा। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन छोड़ेगा। क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाया है उसका कोई भी प्रभाव इस कंडक्टिंग मटेरियल पे जाएगा या इस कैविटी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो आइए हम यहां पर आपको चीज सिखाते हैं। इसको हम हटाते हैं और देखते हैं कि क्या घटना होगी एक्चुअली में, यहां पर क्या घटना होगी। देखो, जब हम किसी कंडक्टर के बगल में कोई भी चार्ज जब रखते हैं, जब हम किसी कंडक्टर के बगल में एक चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है और यहाँ पर माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी से तैयार होता है इस तरह। प्रश्न अभी भी वही है कि क्या इस मटेरियल में और इस कैविटी के अंदर में इससे बना इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके लाइन समाप्त होते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेगा और नेगेटिव पे जाकर के समाप्त हो जाएगा। इस तरह से इसके लाइंस जो हैं ऐसे बनेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे निकलेंगे और भी। मतलब कहने का कि यहाँ से लाइंस निकला और यहाँ जाके बंद हो गया, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाते हैं, वहां पर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके भीतर में, इस कंडक्टिंग मटेरियल के भीतर में कोई भी लाइन प्रवेश नहीं किया। इस कंडक्टिंग मटेरियल के भीतर में कोई भी लाइन प्रवेश नहीं किया।
और अगर इसके भीतर में लाइन प्रवेश नहीं किया तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो रहा, और मटेरियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही होना है। चार्जेस कुछ इस तरह से असेंबल्ड हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैविटी के अंदर भी जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक्चुअली में देखो यहाँ तीन चार्जेस हैं। एक चार्ज यहाँ है देखो प्लस में, एक चार्ज यहाँ देखो माइनस में, और एक चार्ज ये है देखो ये वाला। अगर हम इसके नाम दे देते हैं ए बी सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सी का जो रिजल्टेंट हुआ दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस चार्ज की वजह से और इसकी वजह से और इसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दैट वुड बी जीरो एट इनसाइड कंडक्टर एज वेल एज कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग जो मटेरियल है वो, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है यहाँ जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ, एंड कंडक्टिंग मटेरियल एंड द कैविटी, दिस इज एंड कैविटी। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं स्पेशल कैविटी के अंदर में। क्या इस कैविटी के अंदर में, कैविटी के अंदर में ये जो ए और बी है इस दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? प्रश्न समझिएगा कि इस कैविटी के अंदर में इस दोनों की वजह से, ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है इसको हटाओ, हालांकि तीन चार्ज की अवस्था दिख रही है, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो चार्जेस यहाँ इंड्यूस्ड हुए हैं माइनस और ये जो इंड्यूस्ड हुए हैं प्लस, ये दोनों मिलकर क्या इस कैविटी के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? और बनाएगा तो किसके बराबर बनाएगा, कैसा बनाएगा? जरा सोचो। तो आइए हम इसी बात को पता लगाते हैं। ये बात तो तय है, ऐसी बातें तो तय हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी और सी का जो रिजल्टेंट बनेगा वो मटेरियल में और कैविटी के अंदर जीरो होगा। ठीक है, तो हम यहां से अभी जो पूछे हैं कि ए और बी की वजह से कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, तो यही बात का जवाब देगा। यहीं से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी का जो रिजल्टेंट बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू द माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू चार्ज सी। ठीक है, तो आप इस बात को कुछ ऐसे समझो, हम अगर इसको यहां से इसको हटाते हैं, बात इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर पूछते हैं हम आपसे, तो इस रीजन में अगर हम एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं तो ये जो प्लस है वो इधर रिपेल करेगा, ये जो माइनस है वो इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। इस दोनों का रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में आया और ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज जो सी है वो इस पॉइंट को इधर रिपेल करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सी। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस सी के बराबर होगा। मतलब कहने का कि ये दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाएंगे, ये और ये दोनों अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाएंगे और ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाएगा, परंतु नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबकी वजह से जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबकी वजह से जीरो होगा।
अब अगर ये बातें जो हम बता रहे हैं ये कैसे प्रश्न के रूप में हमसे पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिए। मान लिया जाए कि अगर आपसे कहता है कि भाई एक चार्ज यहां है स्मॉल क्यू कैविटी के अंदर में, और एक चार्ज हम रख दिए हैं बाहर इस कंडक्टर के बाहर, तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर एक चार्ज यहां क्यू रख देते हैं तो कैविटी के अंदर में अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज पर नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका जवाब होगा कि इस चार्ज पर नेट फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है। अब यहीं पर सवाल अगर बदल दे, अगर आपसे ये पूछे कि क्या इस चार्ज पर इस जो चार्जेज इंड्यूस हुए हैं ए और बी, इन दोनों की वजह से ये यहां पर इस चार्ज पर फोर्स लगेगा कि नहीं, तो इन दोनों की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, और इस पर फोर्स इधर लगेगा क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, इधर लगेगा। अगर पूछा जाए कि सिर्फ इस चार्ज की वजह से, सिर्फ ओनली दिस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि हाँ ऑफ कोर्स ये इसको इधर करेगा तो फोर्स इधर लगेगा। और इस पर नेट फोर्स लगेगा कि नहीं, तो इस पर नेट फोर्स का मान 0 होगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वी हैव हियर कंसिडर्ड कि ऑफ कोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं पहुँचती, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, लेकिन प्रश्न जो हमसे अगर टेक्निकली पूछा जाए इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स का मान, तो हम वहाँ पर थोड़ा डीपली सोचेंगे और जवाब तैयार करेंगे। हाँ, ये बात तय है कि इस दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो वही होगा जो इसके बराबर का इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन अपोजिट होगा। हियर इज द सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है। तो अगर फिर बात करें तो इस कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो 0 ही हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा। ड्यू टू दिस, ड्यू टू डैट नहीं, दैट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और तब इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो तो यहाँ का पोटेंशियल, 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 सब जगह का पोटेंशियल आपस में समान होगा। इस चार्ज को रख देने के बाद आपस में इस कंडक्टर के सरफेसेस पे चार्जेस कुछ, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से असेंबल्ड हो जाएंगे इस सरफेस पर, ऐसे ऐसे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे कि यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 हो जाएं। ठीक है, तो अभी हमने एक चार्ज इसको दिया, इसके बाद हमने एक चार्ज यहाँ रखा। अब हम चार्ज ना इसको देंगे ना इसको देंगे, कैविटी के अंदर में देंगे। हटाते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं, सी व्हेन अ चार्ज Q is given, when a charge Q is placed inside the cavity, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक चार्ज कैविटी के अंदर में है तब क्या होगा, इसको हम हटाते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा गंदा हो गया, और एक नया फिगर बनाते हैं। सपोज करो दिस इज नाउ कंडक्टर एंड देयर इज ए कैविटी, कोई भी शेप का कैविटी है, और ये कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, और हम एक चार्ज यहां रखते हैं। हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है, बाहर भी कोई चार्ज नहीं दिया है, और हम एक चार्ज को यहां रखते हैं, तब क्या होगा? तो सुनो, जब हम एक चार्ज को यहां रखेंगे तो इस चार्ज की वजह से अगर ये प्लस है तो इसके इर्द गिर्द जो मटेरियल है, बाकी तो ये सब जगह हवा है, लेकिन इसके बाद जो मटेरियल है वहाँ के बाद से इस बाउंड्री के बाद से तो कंडक्टिंग मटेरियल शुरू हो रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इस कंडक्टिंग मटेरियल के जो इर्द गिर्द यहाँ देख रहे हैं उसको, ये पॉजिटिव चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे। और इस इलेक्ट्रॉन की जब यहाँ अट्रैक्शन हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी आउटसाइड होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, और पॉजिटिव चार्ज जो बाहर में अपीयर होगा, याद रखिएगा, जो बाहर में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा उसके जो घनत्व होंगे वो नियम वही जो हम सीखे हुए हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के अनुसार चार्ज के घनत्व फैलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्जेस सतह पर जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये देखिए कर्वेचर यहाँ पर कम हो गया रेडियस, तो यहाँ पर चार्ज के घनत्व ज़्यादा होंगे, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा। ये फ्लैटेड पोजीशन पर जो नॉर्मल होगा, और जहाँ भी कर्व मुड़ा हुआ है वहाँ पर आपके रेडियस चार्ज के घनत्व तो ज़्यादा होंगे। ये बातें समझने वाली है। तो ये जो चार्जेस होंगे सतह पर, वहाँ पर घनत्व क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि उस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। लेकिन इसके भीतर में जो चार्जेज होंगे वो इसके कर्वेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो कर्वेचर, ये जो आपकी कैविटी की जो इनर सरफेस दिख रही है, यहाँ पर इसके जो चार्जेज होंगे, ये जो चार्ज की घनत्व है वो कर्वेचर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये चार्ज जो आप देख रहे हो ये भी इंड्यूस चार्ज है और ये भी इंड्यूस चार्ज है। ये अगर माइनस प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू है। हम कैपिटल क्यू लिए हैं तो से इट इज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। तो ये माइनस कैपिटल क्यू और ये जो प्लस कैपिटल क्यू, दोनों इंड्यूस चार्ज है और ये इंड्यूसिंग चार्ज है, यही बनाने वाला है। परंतु ये जो माइनस क्यू चार्ज है, जो ये सतह पर आपको माइनस माइनस दिख रहा है, उसके जो चार्ज की घनत्व है वो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। और ये जो बाहर के सतह पर जो आपको चार्ज दिख रहा है प्लस क्यू, इंड्यूस चार्ज वो भी है, और ये जो चार्ज की घनत्व जो सतह पर होंगे वो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम लिख देते हैं। देखो, एक चार्ज तो ये हुआ ए जो सेंटर पे हम रखे हैं, एक ये चार्ज इंड्यूस हुआ बी, ये जो सतह पर चार्ज इंड्यूस हुआ दैट इज बी, चार्ज बी, और एक चार्ज ये हुआ सी। तो ए हुआ चार्ज इनसाइड कैविटी, बी हुआ चार्ज एट सरफेस ऑफ कैविटी, और सी हुआ चार्ज एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। चीजें समझिएगा। सी हुआ चार्ज सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो पहली बात यहां पर यह है कि चार्ज जो माइनस क्यू है दैट इज माइनस क्यू, चार्ज माइनस क्यू, चार्ज माइनस क्यू जो बी है, doesn't depend on the surface on the radius of curvature. एक बात ये, बट चार्ज ये इंड्यूस चार्ज है, याद रखिएगा। बट ये प्लस क्यू चार्ज जो सी पर आप देख रहे हो, ये जो सी पर जो चार्ज देख रहे हो, डिपेंड्स ऑन, एक मिनट, चार्ज नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो। चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम ऐसा लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एट सरफेस बी। ओके, और ये है चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी एट सरफेस सी।
that's depend on the radius of curvature, depends on the radius of curvature. कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, याद रखिएगा. और इनफैक्ट कि इसका जो चार्ज होगा रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन पोजीशन ऑफ ये जो सेंट्रल चार्ज है ए उस पर डिपेंड करेगा. वो तो हम लिखना छूट ही गया, उसको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड डिपेंड्स ऑन, यहाँ लिखिएगा डिपेंड्स ऑन प्लस क्यू एट ए. दिख रहा है? ठीक है. ये जो चार्ज का घनत्व है वो घनत्व इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, परंतु ये जो चार्ज Q है उसके पोजीशन पर डिपेंड करेगा. अगर मान लो पूरी तरह से स्फीयर है और ये एग्जैक्टली सेंटर पर है तो घनत्व जो है एक समान होंगे, लेकिन अगर ये जिधर नज़दीक होगा सतह से वहाँ के घनत्व में बदलाव कर देगा. अभी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, वहाँ से समझेंगे. बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं. तो सुनो, ये प्लस जो चार्ज है ना, और इसके जो सतह पर जो माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, तो यहाँ से लाइंस निकलेगा और जाकर के इस पर जमा समाप्त हो जाएगा. आप देखिए ध्यान से. तो अगर एक साइड प्लस और एक साइड माइनस चार्ज मिल जाता है अगर इलेक्ट्रिक लाइन को, तो पॉजिटिव से लाइंस निकला और माइनस पर जाकर के टर्मिनेट हो गया. इसका मतलब ये लाइन और आगे अब नहीं बढ़ा. तो अगर आगे नहीं बढ़ा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0. मतलब कि ये अपना प्रभाव आगे नहीं छोड़ पा रहा है. ये जो अपना प्रभाव है वो आगे नहीं छोड़ पा रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से बाहर में कोई भी असर नहीं होगा. जो भी घटना, इसके लाइंस तो यहीं जाके समाप्त हो गए. इसके जो लाइंस हैं, ये जो प्लस क्यू के लाइंस हैं, वो तो यहीं पर समाप्त हो गए. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से नहीं बनेगा, और कंडक्टर के भीतर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ही 0 होना है. तो इसका मतलब इसकी लाइंस जो हैं, इस चार्ज से निकला लाइंस यहाँ बाहर में नहीं पहुँचेगा. अगर हम एक चार्ज को यहाँ रख देते हैं और हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का असर इस पर नहीं होगा. ठीक है. अगर हम इसको इधर नज़दीक कर दें, दूर कर दें, तो इस पर कोई भी असर नहीं होगा. तो देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस. एक प्लेस्ड है अंदर और एक प्लेस्ड है बाहर. ये जो है एक अलग दुनिया में फंस के रह गया है, इसके चार्जेस और इसके इलेक्ट्रिक लाइंस. एक कैविटी के अंदर में ये जाकर के फंस के रह गया है. और इसके पहले हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज बाहर भी है तो ये अपना असर इसके भीतर नहीं दे पाता है. ये अपना असर इसके भीतर नहीं दे पाता है. तो इसका मतलब हुआ कि बाहर के इलेक्ट्रिक लाइंस से इस कैविटी के अंदर नहीं समा पाते, और कैविटी के इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो बाहर नहीं निकल पाते. मतलब ये जो दायरा है, ये जो दायरा है वो पूरी तरह से, और ये अगर कंडक्टर है तो चार्ज के रेस्पेक्ट में ये दायरा वो बिल्कुल 2 अलग अलग रीजन को तैयार कर देता है. अब इस रीजन के बाहर जो भी है वो अपना प्रभाव अंदर नहीं देगा, और अंदर में जो है वो अपना प्रभाव बाहर नहीं देगा. और इसी वजह से हम लोग एक इलेक्ट्रिक शील्डिंग तैयार कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक शील्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी एक ऐसा सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हम जानते हैं कि अगर हल्का भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पहुँच जाए तो वो गलत रीड करने लगेगा या वो ख़राब हो जाएगा. तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे बचानी है तो हम उसको इस तरह के कैविटी में रख देते हैं. मतलब कि कंडक्टिंग मटेरियल के भीतर में उसको हम बंद कर देते हैं.
कोई टीन का डब्बा में बंद कर दो, कोई स्टील का डब्बा में बंद कर दो, या कोई एल्युमिनियम के डब्बा में बंद कर दो। डब्बा अगर नहीं मिले तो उसकी जो चादर आती है उसमें लपेट दो। तो किसी भी तरीका से अगर आप उसको चारों तरफ से एक मटेरियल कंडक्टिंग से अगर ढक देते हो तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो जाएगा, और भीतर का जो पी प्रभाव है भीतर ही रहेगा, उसको बाहर के प्रभाव उस पर नहीं पड़ेंगे, और ना ही भीतर का कोई प्रभाव जो है बाहर पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज द सिचुएशन यू हैव टू फॉलो। तो अभी अभी हमने यहाँ पर एक यहाँ पर हमने चार्ज को सेंटर पर दिया है ना, और इस तरह से लाइंस ड्रॉ किए हैं। अब देखो, मान लिया जाए कि हमने जो यहाँ बताया है कि जो चार्ज की जो घनत्व है वो इसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, और डिपेंड करता है जो चार्ज इसके भीतर दिए हुए हैं उसके पोजीशन पर, डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द चार्ज, डिपेंड्स ऑन प्लस क्यू एट ए। तो अगर मान लिया जाए हम अगर इस चार्ज के पोजीशन को अगर चेंज करते हैं, सपोज करो इस चार्ज के पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं, और अगर ये चार्ज को बीच से हटा करके थोड़ा हम बगल में यहाँ कर देते हैं, ऑफकोर्स प्लस है, तब क्या होगा? तब अगर हम इसको बगल में कर देते हैं तो जैसा चार्ज का घनत्व तो बाहर में है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भीतर में जो चार्ज के घनत्व जो पहले थे उस पर फर्क पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस ज़्यादा जमावड़ा होगा, माइनस नज़दीक में, ये क्योंकि नज़दीक में है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की घनत्व है वो थोड़ी सी कम घनापन होगा, ऐसा। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस अगर आप इसके ड्रॉ करोगे तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस इसके ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो इसके लाइंस कुछ ऐसे चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो इसके बदलने से इसके जो भीतर में जो चार्जेस जो सतह पर दिख रहे हैं उसके पोजीशन पर उसके घनत्व पर असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस में बदलाव होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, लेकिन इसका असर बाहर में नहीं पड़ेगा। तो ये था चार्ज अगर हम भीतर में दिए हैं और बाहर में इस पर ना चार्ज दिए ना इस पर चार्ज दिए, कहीं कुछ नहीं किए, तब ये बातें हो गई हैं। ठीक है, अब हम सबको चार्ज देते हैं, भीतर भी देते हैं, इसको भी देते हैं और बाहर भी रखते हैं, और देखते हैं कि क्या घटना घटती है। मतलब जो इसके पहले हमने तीनों चीज़ जो तैयार किया है उसको हम मिक्स करते हैं। सबसे पहले हमने चार्ज इसको दिया था, उसकी रीडिंग ली, फिर उसके बाद हमने यहाँ चार्ज रखा, फिर इसमें रीडिंग ली, फिर हमने इसके भीतर चार्ज रखा, तब उसकी रीडिंग ली। अब हम इसको भी चार्ज देंगे, बाहर भी रखेंगे और अंदर भी रखेंगे, और देखते क्या होता है। डी, when Q1 inside cavity, Q2 to the conductor, Q3 outside the conductor। हम एक चार्ज इसको भी दिए, इसको भी दिए और इसको भी दिए, हम तीनों को मिक्स कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं इसको भी हम हटा दे रहे हैं, और तीनों को सुपर इम्पोज करेंगे जो अभी हमने सीखा है उसको। ये कंडक्टर है, हमने एक चार्ज यहाँ रखा है Q1, हमने इसको चार्ज दिया है Q2, और एक चार्ज यहाँ रखा है Q3। ये घटनाएं होंगी, देखिए ध्यान से बातें क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर हम इस कंडक्टर को जो चार्ज दिए हैं Q2, वो कहाँ रहेगा? तो रहेगा इसके आउटर सरफेस पर। इसकी जरा भी चार्ज का जो अमाउंट है वो ना मटेरियल के अंदर जाएगा ना कैविटी के अंदर जाएगा,
ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। इसके बाद ये जो चार्ज प्लस Q1 है वो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस, और बाहर में यहाँ और करेगा प्लस इस तरह से। तो बाहर में चार्ज जो है वो Q2 तो पहले से था ही, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पूरे सतह में। उसके अलावा जो प्लस Q1 के जो इंड्यूस, एक माइनस Q1 यहाँ बने और एक यहाँ पर और प्लस बने, तो प्लस Q1 और Q2 ये दोनों चार्ज यहाँ पर हो गए सतह पर, ठीक है। और इस Q3 की वजह से क्या होगा कि ये जो अगर प्लस Q3 है तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस, और यहाँ पर और करेगा प्लस, इस तरह से। देखिएगा घनत्व तो जो है यहाँ पर कैसा हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जनरली, इन जनरल देखेंगे तो यहाँ पर चार्जेस जो है नेट रिजल्टेंट निगेटिव बन जाएंगे, है ना। तो ये बातें यहाँ पर हो गई हैं तैयार। लेकिन आफ्टर एंड ऑल इस सतह पर नेट चार्ज कितना होगा, तो इस सतह पर नेट चार्ज यही होगा Q1 प्लस Q2। इसके सतह पर जो नेट चार्ज होगा माइनस Q1, ये भीतर में होगा प्लस Q1, और यहाँ पर होगा Q3। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर टोटल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4 गो चार्ज है। तो हम इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C, इसको नाम दे देते हैं D। प्रश्न उठता है कि इस मटेरियल में अगर कोई एक पॉइंट अगर हम कंसीडर करें दैट इज इनसाइड द मटेरियल, तो इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। और वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इस पॉइंट पर जितने भी चार्जेस हैं A, B, C, D, अगर हमें गॉसियन सरफेस हम यहाँ एक ड्रॉ करेंगे बाबू, ऐसे गॉसियन सरफेस अगर आप एक ड्रॉ करेंगे तो नेट चार्ज इनक्लोज देखिए 0 आएगा, प्लस Q माइनस Q1 0 आएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम निकालते हैं गॉस लॉ लगा करके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज होते हैं। तो ये ड्यू टू ऑल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो एट इनसाइड मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B, आप इसको पहले भाषा में लिख दो, एट इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all charges will be 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज C, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज D का जो वेक्टर फॉर्म ले लेंगे और उसका रिजल्टेंट बात करेंगे तो दैट मस्ट बी 0। और ये 0 कहाँ पर, एट इनसाइड मटेरियल। ये जो इनसाइड मटेरियल है, ये जो मटेरियल, ये पॉइंट हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हम एक पॉइंट कंसिडर किया है ऐसा। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बात करते हैं इस जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से, इस दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर, क्योंकि ये और ये अपना कोई भी असर यहाँ नहीं भेज पाता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज C प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज D, सरफेस का चार्ज और आउटसाइड वाला चार्ज अपनी प्रभाव
कैविटी के अंदर नहीं पहुंचा पाता, ये हम डिस्कस किए हुए हैं, और ना ही मटेरियल में अपना प्रभाव पहुंचा पाता है। तो दैट वुड बी, सो सी और डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा एट इनसाइड मटेरियल एंड कैविटी। मटेरियल में भी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, और कैविटी में भी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ड्यू टू दिस एंड दिस का रिजल्टेंट 0 होगा। ये बात समझिएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ सरफेस पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ इस चार्ज की वजह से इस Q1 पर फोर्स लगेगा कि नहीं, सिर्फ इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं, मतलब कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा कि नहीं, सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, ये तो रिजल्टेंट है ना, दिस और दिस का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां 0 है। परंतु सिर्फ अगर एलोन दिस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इसका जवाब 0 नहीं होगा। यहां पर EC देखो ध्यान से और ED देखो ध्यान से, तो ये 0 नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का कारण क्या है, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जिस दिशा में बनाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसके अपोजिट बनाएगा, और इस वजह से 0 होगा। ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगा, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगा, इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेंगे, इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेंगे, परंतु दोनों का रिजल्टेंट फोर्स का मान 0 होगा, दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। देयर इज द सिचुएशन। ठीक है, और इस पॉइंट पर भी वही बात है, इनसाइड मटेरियल और कैविटी इस पॉइंट पर भी वही बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है डिफरेंट सिचुएशंस। तो यही है कैविटी के बारे में लगभग सारी बातें जो हमसे पूछे जा सकते हैं, और हम इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 7वां, इनसाइड ए कैविटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिकली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अभी अभी हमने जो भी बात की है कैविटी की, वो है कंडक्टर के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी है तब क्या होगा। तो थोड़ी सी बातें जो हम सीखे हुए हैं आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई एक नॉन कंडक्टर है, सॉलिड होना चाहिए तभी चार्ज वॉल्यूम में रहेगा, तो नॉन कंडक्टर में क्या गुण है कि उसमें चार्ज जो है वो रीअसेंबल्ड अपने आप नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर जो चार्जेज हैं बंधे रहते हैं। जैसे कंडक्टर है तो कंडक्टर के जो चार्जेस हैं वो फ्री रहते हैं, अपने आप वो खुद ब खुद ऐसा सजा धजा लेते हैं कि भीतर के हर एक पॉइंट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर ले। ये सुविधा अपने आप सजने धजने की सुविधा, चार्जेस की अपने आप शिफ्ट होने की सुविधा नॉन कंडक्टर में नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको बताते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि ये एक हॉलो नॉन कंडक्टर है, हॉलो नॉन कंडक्टर है, ये हॉलो नॉन कंडक्टर है, और एक हम मान लो कि ये हॉलो कंडक्टर है। दोनों में देखो क्या फर्क है।
हम चार्ज दिए सतह में और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए। इस केस में चार्ज यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। हम जैसा चार्ज को रखेंगे वो चार्ज वैसे ही रह जाएंगे, चाहे स्फीयर ही क्यों ना हो। हम यहाँ पर जो चार्ज जैसा रखेंगे वैसा ही रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे। परंतु इस केस में अगर हम उसमें चार्ज दे देते हैं, एक ही जगह पर हम सब दे देते हैं, अगर हम एक ही जगह पर सब दे देंगे एक ही जगह रह जाएगा, लेकिन अगर हम एक ही जगह यहाँ सब दे देंगे तो अपने आप यहाँ सतह पर अपने आप फैल जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस। इस केस में हम जहां देंगे वहीं ठहर जाएगा, वहीं रह जाएगा, वो फैलेगा नहीं अपने आप, क्योंकि चार्ज फ्री नहीं होते हैं उस केस में। और इस केस में हम जहां चार्ज देंगे वो देने के बाद अपने आप फैल जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने आप फैल जाएगा तो कैसा फैलेगा, तो जैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके अनुसार अपने घनत्व बनाएंगे। और ये क्यों फैलता है, तो ये फैलता है दो पर्पस से, है तो एक ही पर्पस, लेकिन उससे दो चीजें साबित होती हैं। एक तो इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो सके, उसके लिए ये फैलाव लेता है, और दूसरा हर एक पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल कांस्टेंट हो सके, उसके लिए ये फैलाव लेता है। और इस केस में चूंकि हमने ऐसा ही फैलाव की व्यवस्था यहां पर दी है, जबरदस्ती हमने अलग अलग जगह ढूंढ ढूंढ के चार्ज के घनत्व को एक साथ बना के रखा है, और इस वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैलकुलेशन में आ जाते हैं, पोटेंशियल का मान जो है अंदर में कांस्टेंट आ जाते हैं इस केस में। परंतु अगर हम इसी में थोड़ा बदलाव करें, मान लो कि इसको ठोक बजा के पीट पाट के इसका कुछ सिचुएशन को हम ऐसा कर देते हैं, और इसको भी हम वैसा ही कुछ ठोक बजा करके सिचुएशन ऐसा कर देते हैं। दोनों का सिचुएशन हमने ठोक बजा कर ऐसा कर दिया, तो जानते हैं क्या होगा। इस केस में जैसा चार्ज था वैसा ही रहेगा, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन जैसा था। जहां पर हम दिए थे, टेढ़ा होने के बाद भी चार्ज अपनी जगह पकड़े रहेगा, चार्ज अपनी जगह पकड़े रहेगा। परंतु इस केस में क्या होगा कि चार्ज अपनी जगह छोड़ देगा और एक नई व्यवस्था में सज धज जाएगा। और वो नई व्यवस्था क्या, तो यहाँ चूंकि कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो यहाँ चार्ज के घनत्व जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे चार्ज के घनत्व कम होंगे, यहाँ पे चार्ज के घनत्व मॉडरेट होंगे। ये व्यवस्था में वो चार्जेस सज जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसा था वैसा ही रहेगा। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, तो इस केस में क्या होगा कि ये सजने धजने की कार्यक्रम ये क्यों करता है, क्यों ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के ऐसी व्यवस्था बना लेता है, ताकि अंदर में पोटेंशियल इसके कांस्टेंट रह जाएं, कांस्टेंट हो सके सब जगह, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो सके सब जगह। इस वजह से ये चार्जेज इस तरह से असेंबल्ड होते हैं। और अगर इस तरह से असेंबल्ड नहीं होंगे तब इस केस में अलग अलग जगह पोटेंशियल बदल जाएगा, अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के मान अलग अलग हो जाएंगे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 नहीं हो पाएंगे। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, यहां तो ऐसा सजावट तो नहीं हो पाया, चार्ज अपने आप तो नहीं किया, तो इस केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 अब नहीं होंगे। दैट इज अ डिफरेंस। तो आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। चार्जेस के अपने कंडक्टर होने की वजह से जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करता है उसकी वजह से कुछ बातें ऐसे हो जाती हैं, परंतु इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने पहला नोट किया है और इस बात को समझिएगा। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि अगर मान लो कि एक वॉल्यूमेट्रिकली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर बॉडी है, और इसकी अगर हम सरफेस बोल रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो, तो यहाँ से कुछ
आर दूरी पर इसकी अपनी जो भी रेडियस है, उससे अपनी कोई भी रेडियस, इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ आर रेडियस पर, आर दूरी पर अगर हम सेंटर से एक रेडियल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दिस इज द रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर कह सकते हो, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है रो आर बाई 3ε0। ये याद रखनी है, ठीक है। और चलो हम इस बात को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके बाद हम सिलेंडर की बात करेंगे ऐसे। तो ठीक है, हम कैविटी बनाते हैं और इसके बाद की चर्चा करते हैं। हम हटाते हैं इसको, ये रिजल्ट हमें प्रूफ किया हुआ है, आप इस बात को यूज़ करोगे अभी, तो हम इसको हटाते हैं और बात करते हैं। देखिए ध्यान से, कैविटी हम तैयार करते हैं। ये आपकी एक सॉलिड नॉन कंडक्टर वॉल्यूमेट्रिकली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है और यहाँ पर एक मान लिया जाए एक कैविटी है, ये सेंटर है, ये दिस इज सेंटर है, ये सेंटर है, और जो ये कैविटी है ये स्फेरिकल कैविटी है। स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी के भीतर स्फेरिकल कैविटी है। स्फेरिकल चार्ज के भीतर हम सिलिंड्रिकल कैविटी भी दे सकते हैं, लेकिन ये स्फेरिकल कैविटी है। चार्जेस, अब चूंकि सॉलिड है तो चार्जेस जो हैं वो जो मटेरियल बाकी बच गए, यहाँ भीतर में तो हवा है, चार्जेस यहाँ पर हैं भाई, ये समझिएगा। चार्जेस जिस जगह पर हैं इस जगह पर है, और ये सेंटर है, ये इसका दूसरा सेंटर है, इस कैविटी के स्फीयर का सेंटर है। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है और इस कैविटी के अंदर मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, से इट इज P, और P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। टू फाइंड E at P inside cavity, that is this. So now ये जो पोजीशन हम लोकेशन दे देते हैं, पहले तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लीजिए है x, इसकी जो पोजीशन है O1 से ले लीजिए A और O2 से ले लीजिए B, यानी यहाँ से A दूरी पर है, यहाँ से B दूरी पर है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है x। तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। देखो हम काम को कैसे करते, याद होगा हम कभी चार्ज हटाने की व्यवस्था आपको सिखाए थे कि जिस जगह पर आपको जितना चार्ज हटाना है तो आप अपने मन से उतना ही चार्ज वैसा ही नेचर, वैसा ही टाइप का और अपोजिट नेचर का ला के रख दीजिए। मतलब आप चार्ज को यूं ही मैकेनिकली पकड़ के नहीं हटानी है, टेक्निकली हटानी है। जैसे मान लो कि अगर एक चार्ज यहाँ पर +Q है, आपको इसको हटाना है तो ये पकड़ के हटा नहीं देना है। ऐसे आपको अगर ये +Q चार्ज है और इसको आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो आप इस जगह पर एक -Q चार्ज ला के रख दो, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको एक यहाँ पर इस तरह के प्लस चार्ज हैं, वॉल्यूम में है या सरफेस पर है, जैसा भी ये वॉल्यूम में है, और आपको इसको हटाना है तो क्या कीजिए, आप इसी के ऊपर में एक माइनस उतना ही स्फीयर का चार्ज ला के रख दीजिए, नेट चार्ज 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये नियम था, हमने सीखा था कहीं पर से चार्ज को रिमूव करने का नियम। तो आइए हम यही चीज को यहां करते हैं। मान लेते हैं कि इसके भीतर में चार्ज रिमूव्ड नहीं है। इसके भीतर में पहले मान लेते हैं कि इंटायर चार्जेस जैसे होने चाहिए वैसे हैं। तो जैसे चार्ज अगर होने चाहिए अगर वैसे हैं, पूरी पॉजिटिव चार्जेस के एक पूरी स्फीयर तैयार है, तो इस P पॉइंट पर ड्यू टू ऑल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एट P। ऑल पॉजिटिव चार्ज, पूरी स्फीयर की पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो यहाँ से A दूरी पर है, रेडियल डायरेक्शन A है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे रो A वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हमने इतना चार्ज को हटाना है, तो हम यहाँ पर उतना ही माइनस चार्ज ला के रख देंगे, माइनस रो डेंसिटी का रख देंगे। तो जितने प्लस हमने एक्स्ट्रा लिए थे, अब उतना ही अगर हम माइनस ले लेंगे तो ये चार्ज रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो माइनस चार्ज हमने लिया है उसका रेट, उसका जो स्फीयर है बस यही है, जिसके पास चार्ज माइनस माइनस है, ऐसा माइनस है ऐसा। तो माइनस की वजह से, माइनस का जो सेंटर हुआ ये, इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ से B वेक्टर पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट P विल बी इक्वल टू माइनस रो B वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बनेगा। तो इस P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बने, एक पूरी पॉजिटिव होने की वजह से, पूरी पॉजिटिव होने की वजह से, और एक इतना निगेटिव होने की वजह से। देखो ये पूरा हमने पहले पॉजिटिव बना दिया और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। पहले हमने इस पूरे को पॉजिटिव बना दिया और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और फिर इतना हमने निगेटिव रख दिया, बस इतना ही निगेटिव रख दिया ताकि इतना चार्ज जो है जीरो हो जाए, तो कैविटी का निर्माण हो जाएगा। तो उस निगेटिव की वजह से फिर हमने इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब दो आ गए। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E प्लस E माइनस, दिस मच। और अगर आप इसको रख देते हैं तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएंगे और वेक्टर A माइनस वेक्टर B आ जाएंगे। अब आप यहां गौर से देखो, अगर हम इसको x भी एक वेक्टर बना लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, सेंटर टू सेंटर पोजीशन, तो इस ट्रायंगल डायग्राम से देखो, इन ट्रायंगल डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, उस वेक्टर डायग्राम से आप बताओ ट्रायंगल का फॉर्म है, तो आप कह सकते हो कि x वेक्टर और b वेक्टर के तीर कंटिन्यू हैं, तो आपस में ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो वेक्टर x और b आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ के क्या बन रहा है, तो जुड़ के बन रहा है A। तो यहां से आप x वेक्टर का मान अगर निकालोगे तो पाएंगे कि A माइनस B आया। तो A माइनस B की जगह पर आप x रख सकते हो, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें प्राप्त हुआ, हम इसको हटाते हैं, तो इस तरह से जो हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हुआ, that is equal to rho by 3 epsilon naught into x vector, this much। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्राप्त हुआ, जो यहां पर बता रहा है कि अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, एक्चुअली में हमने तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने पहले को पूरा पॉजिटिव कर लिया, फिर माइनस ले लिया एक्स्ट्रा ताकि वहाँ कैविटी बन जाए, लेकिन है तो मेन फैक्टर यही। ये तो कैलकुलेट करने की टेक्निक हमने इस्तेमाल किया और ताकि हम मानुस के कैलकुलेट कर सके, लेकिन है तो ये कैविटी। ये पॉइंट P है, यह O2, यह O1 है, तो ये x, यह A, यह B, और इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो आप यहाँ गौर कीजिए कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है
वो ए पर और बी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट टू ए एंड बी। ये ए पर और बी पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड किस पर कर रहा है, एक्स पर, एंड ओनली depends on x, that is center to center distance। मतलब हमको यहां से क्या पता चल रहा है, मतलब हमको ये पता चल रहा है कि अगर ये पॉइंट यहां ना होकर सेंटर यहीं रहे, लेकिन अगर पॉइंट यहां ना होकर यहां भी रहा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, अगर पॉइंट यहाँ भी रहा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है, x तो वही है। अगर एक पॉइंट P को हम यहाँ ले लेते हैं तो क्या बदल जाएंगे, तो A बदल जाएंगे, B बदल जाएंगे, लेकिन x तो वही रहेंगे, ना A पर डिपेंड करता है ना B पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है x पर, तो x तो वही है। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहेगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा। अगर ये सेंटर टू डिस्टेंस फिक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस भीतर में सब जगह यूनिफॉर्म रहेगा। ई इनसाइड कैविटी विल बी नॉन जीरो, जीरो तो नहीं होगा, एंड यूनिफॉर्म। अगर हम इसका एक डायग्राम आपको दिखाएं तो इसका जो डायग्राम होगा हम इसको मिटा देते हैं, चीज़ें तो समझ में आई हैं, डायग्राम बना हुआ है, हम यहीं पर इस फिगर में बना रहे हैं। ये आपके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है x वेक्टर, तो इसके भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, ऐसा x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, x का डायरेक्शन यूनिफॉर्म होगा ऐसा। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस विल शो द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, इस तरह से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अंदर में रहेगा, ऐसा। तो ये बातें आप समझिए, ठीक है। इफ देयर सेंटर कोइंसाइड्स, अगर उसके सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम अगर इस कैविटी को शिफ्ट करके सेंटर पर ले आते हैं, एक नई डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहे हैं, ये आपकी कैविटी है, ये देखिए कैविटी है, बाकी सब जगह चार्जेस जैसे थे वैसे हैं, ये। तो अब कैविटी का सेंटर और इस स्फीयर का सेंटर दोनों एक ही जगह आ गया, O1 और O2 एक ही जगह कोइंसाइड कर गया, तो इस केस में x के मान जीरो हो गए ना। और जब x जीरो हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अब यहाँ पर जीरो हो जाएगा, कहीं पर भी, यहाँ 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 आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको जीरो प्राप्त होगा। तो जीरो सिर्फ और सिर्फ तब प्राप्त होगा दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर जाएंगे, तब इस हालत में। एक और हम इसी तरह का सवाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिकली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सिलेंडर लेते हैं, देखिए क्या घटना होता है। यह है सिलेंडर, सॉलिड है, चार्ज ये उसका एक्सिस है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है। लेकिन एक यहाँ पर हम सिलिंड्रिकल कैविटी लिए हुए हैं, देयर इज ए सिलिंड्रिकल कैविटी इनसाइड द चार्ज्ड सिलेंडर।
ऐसा है। इसकी भी सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और इसका एक एक्सिस जो है वो आपस में x दूरी पर है। और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो इसके साथ एक दूरी है, मान लो a, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी x प्लस a, एज सिंपल एज इट इज। तो निकाला जाए, तरीका वही रहेगा। सिलेंडर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था याद होगा, रो x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बस यहाँ 2 हो जाता है और स्फेयर में यहाँ 3 रहता है। तो इस बात को आप समझिएगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात है कि हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि यहाँ कोई कैविटी नहीं है, चार्ज से भरा हुआ है, देयर इज ए चार्जेस, चार्ज से भरा हुआ है, मतलब कि पूरा जो कहीं भी कोई कैविटी नहीं है, इंटायर सिलेंडर इज चार्ज्ड। तब P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कितना होगा, तो एक्सिस से रेडियली दूर बनते हैं, यही प्लस बनेंगे, और कितने बनेंगे, तो रो, ये दूरी कितना हो गया, एक्सिस से ये दूरी हो गया x प्लस ए, रो x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चूँकि यहाँ पर एक्सियल लाइन से रेडियली आउटवर्ड निकलता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट ही बनेंगे। वहाँ पर तो इधर उधर बन सकते थे, तो वेक्टर फॉर्म से रिजल्ट निकाला था, यहाँ एक लाइन में बनेंगे। देखिएगा कैसे। अभी तो हमने पूरी सिलेंडर को पॉजिटिवली चार्ज करके ले लिया और हमने अभी कैविटी को कंसिडर नहीं किया। अगर हमने एक कैविटी बनानी है इतना क्षेत्र में, तो हम उतना ही चार्ज नेगेटिव भर देंगे, देयर इज ए नेगेटिव चार्ज। तो जितने प्लस है उतना माइनस समझ लीजिए गायब हो गया। तो अब इतने क्षेत्र में नेट चार्ज के मान आपको 0 मिलेंगे, एंड देयर विल बी ए कैविटी। और अब जो एक्स्ट्रा एक नेगेटिव चार्ज डाले हैं उसकी वजह से इसी पॉइंट पर एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो माइनस जो बनेगा, देखिए माइनस के कारण ही हम डायरेक्शन इधर लिए हुए हैं, तो रो होंगे और दूरी होंगे a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बराबर होगा E प्लस माइनस ई माइनस, E प्लस माइनस ई माइनस। तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लें, तो x प्लस ए माइनस ए कट जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मान है P पॉइंट पर वो बराबर हो जाएगा रो x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी x पर डिपेंड करता है, a पर डिपेंड नहीं करता, ये x पर डिपेंड करता है, सेंटर एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर ये जो आपकी कैविटी है एग्जैक्टली अगर सेंटर पर हुआ तो x का मान 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। आप ये बात समझ लीजिए। तो जैसा ही प्रॉपर्टी हमने स्फीयर में देखा वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ किए हैं, वही कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी यूज़ करके किसी भी नॉन कंडक्टर वॉल्यूमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी की किसी पॉइंट पर कैविटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स